हेलो स्टूडेंट्स। कल हम रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने रेडिएशन में कल किरचॉफ्स लॉ पढ़ा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा, उनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये सब देखा। रेट ऑफ हीट लॉस क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर यानी कि रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या फॉर्मूले होते हैं, ये सब हम कल कवर कर चुके हैं। आज रेडिएशन को आगे बढ़ाते हैं, इसमें थोड़ा सा ही हमारा पार्ट बाकी है। तो नेक्स्ट हमें जो चीज़ स्टार्ट करनी है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि देखिए जो रेट ऑफ कूलिंग होती है यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग से। यानी कि अगर किसी ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को हम सराउंडिंग में कूल होने के लिए छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इस पेन को जिसका ये टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, मैंने सराउंडिंग में रख दिया, तो होगा क्या, अगर इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो इसमें से जो रेडिएशन एमिट होती है वो अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन से ज्यादा होती है। तो बोला जा सकता है कि इस बॉडी में ओवरऑल कूलिंग इफेक्ट आएगा, यानी कि टाइम के साथ साथ इसका टेम्परेचर कम होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये बोलता है कि जितना इस बॉडी का और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा। यानी कि ये टेम्परेचर डिफरेंस इस बॉडी का सराउंडिंग के साथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग। इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब हमें ये सीखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे अप्लाई करते हैं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें हैंडल कैसे करना है। तो देखिए ये वही बेसिक इसका स्टेटमेंट हो गया कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर दैट ऑफ द सराउंडिंग। रेट ऑफ कूलिंग जो हमने अभी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी उसी को प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि इक्वेशंस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ कूलिंग यानी कि माइनस डी कैपिटल टी बाय डी स्मॉल टी। माइनस का लॉजिक अब हम समझ चुके हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा तो चेंज इन टेम्परेचर वाली चीज नेगेटिव आएगी, तो उसको ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक माइनस साइन अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फाइनल टेम्परेचर कम होगा एज कंपेयर टू इनिशियल टेम्परेचर। तो ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के। अब देखिए जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाते हैं तो इसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है यानी कि बॉडी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से काफी कम होना चाहिए। और ये जब हम टेम्परेचर कंपैरिजन करेंगे ये टेम्परेचर कंपैरिजन होगा केल्विन वाले यूनिट्स में। एक और कंडीशन यानी कि एक सिमिलर कंडीशन और बोली जा सकती है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है जनरल केसेस में 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो बातों का हम थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं। एक कंडीशन तो यहाँ पे लिखी हुई है, दूसरी मैं भी आपको लिख के बता भी देता हूं। पहली कंडीशन कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इन जनरल 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जितना ज्यादा वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उतना हमारे आंसर में अप्रोक्सीमेशन वाला फैक्टर बढ़ता जाता है। लगा तो हम किसी भी टेम्परेचर रेंज के लिए सकते हैं, लेकिन जितना कम वो टेम्परेचर डिफरेंस होगा हमारे आंसर उतने ही ज्यादा एक्यूरेट आते हैं। जो दूसरी मैं आपको कंडीशन बता रहा था वो ये थी कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है थीटा माइनस थीटा नॉट शुड बी स्मॉल कंपेयर टू थीटा नॉट वेयर टेम्परेचर मस्ट बी मेजर्ड इन केल्विन। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन तब करेंगे जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हैं। तो देखिए ये वही सारे स्टैंडर्ड टर्म्स हो गए। तो इसके आगे हम इस प्रोपोर्शनैलिटी की हेल्प से अगर एक इक्वेशन बना लें तो देखिए वो इक्वेशन बनकर आ जाएगी कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज बाय dt इन टाइम स्मॉल dt then rate of fall of temperature will be equal to minus dt by small dt should be equal to k times of theta minus theta naught। सारी टर्म्स का मतलब हम समझ ही चुके हैं। dt हो गया चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल dt हो गया चेंज इन टाइम। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमने हटाई इसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगाते हैं k शुड बी इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। देखिए k जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है उसकी हमें वैल्यू कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि k की वैल्यू जाने बिना या कैलकुलेट किए बिना ही हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्म जो है हमें ध्यान रखना है, यानी कि इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एक्सेस टेम्परेचर के। हमें जो चीज ध्यान रखनी वो ये कि जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में काफी कम होना चाहिए जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर कर रहे हैं। एक बात और
देखिए जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, मान लीजिए मैं यही बॉडी को अगर कंसिडर कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर अभी सराउंडिंग से ज्यादा था, मैंने इसको सराउंडिंग में रख दिया, बॉडी कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे बोला जा सकता है कि इसका सराउंडिंग के साथ जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस भी कम हो रहा है तो बोला जा सकता है कि रेट ऑफ कूलिंग है वो भी कम होती जाएगी, यानी कि इस बॉडी की जो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। रीजन बीइंग कि उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली कम होता है। देखिए जैसे जैसे थीटा माइनस थीटा नॉट वाली टर्म कम होती जाएगी वैसे इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है ये भी कम होती जाएगी। तो ये हमारे लिए होता है बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो थोड़ा सा और इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यानी कि जो मैथ्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में चलती है, उसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। तो देखिए हमने कहा था जो रेट ऑफ कूलिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। वो जो माइनस साइन यहाँ पे था हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी के दूसरी तरफ ले गए। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू साइन लगाया तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के आ गया। के की वैल्यू हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, क्यों वो आगे चल के हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी जो मेरे पास बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आई वो ये आई कि रेट ऑफ कूलिंग यानी कि डी थीटा बाई डी टी, टेम्परेचर को हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब थीटा वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, टाइम वाली सारी टर्म्स दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो थीटा माइनस थीटा नॉट को इधर डिनोमिनेटर में लाते हैं, dt को सामने भेजते हैं, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इतना होने के बाद हमें समझ आ रहा है कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन ही होगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन वाला साइन हो गया, ये स्टेप हमारा बन गया था। टाइम मान लेते हैं हमने वेरी किया 0 से t तक, और टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो थीटा से मान लेते हैं कुछ थीटा 1 तक, वो बाद में वैल्यूज हम लोग रख भी लेंगे। हालांकि अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही चला रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आगे रख लेंगे। इसको अगर इंटीग्रेट कर दें इस वाली साइड को तो ये बन जाएगा ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट शुड बी इक्वल टू सामने का इंटीग्रेशन माइनस के टी प्लस सी। देखिए अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है तो हम ये लिमिट्स अवॉइड करेंगे, या तो हम दोनों तरफ लिमिट्स लगाएंगे या फिर दोनों तरफ ना लिमिट्स लगाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सी लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन करके स्टेप आ गया कि ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। दोनों तरफ e की पावर रेस करते हैं ताकि ये ln वाला टर्म गायब हो जाए, तो बन जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी प्लस सी। थीटा नॉट को दूसरी तरफ भेजते हैं तो किसी भी जनरल टाइम पर जो बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस के टी प्लस सी प्लस थीटा नॉट। ये जो इक्वेशन आई है ये होता है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम टाइम की वैल्यू रख दें तो मुझे पता लग जाएगा कि किसी भी टाइम पर पर्टिकुलर बॉडी का टेम्परेचर कितना हो चुका है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे बॉडी का टेम्परेचर थीटा यहां से मिल जाएगा, बस मैं यहाँ पे टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, थीटा नॉट हो गया टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लेकिन जब हमने ये इक्वेशन डिराइव करी तो एक बात मुझे और समझ आ रही है कि हम बिना कैलकुलेटर की हेल्प से इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ई रेस टू द पावर वाली चीजें आ रही हैं। यानी कि बिना कैलकुलेटर की हेल्प से ये इक्वेशन हमारे लिए किसी काम की नहीं है, कैलकुलेटर हम लोग यूज कर नहीं सकते, तो ये बस फैक्ट बेस्ड इक्वेशन है, इससे हम लोग क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उस पर आते हैं। फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का बेसिक फॉर्म था वो ये फॉर्म था, इसके बाद हमने इंटीग्रेशन वगैरह लगाया और इस इक्वेशन तक पहुंचे थे। इस इक्वेशन पे पहुंचने के बाद मुझे समझ आया कि इक्वेशन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स आ रही हैं। तो हम इस इक्वेशन की बजाय ये जो बेसिक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है इसी में कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग हम कर पाए। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगेगा, एक एक टर्म को कंसिडर करते हैं। देखिए ये है डी थीटा, डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं इसको वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की जगह यानी कि डी थीटा की जगह इन जनरल लिख लेता हूं चेंज इन टेम्परेचर। जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था
और जो बॉडी का फाइनल टेम्परेचर है उसका डिफरेंस। तो देखिए डी थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं θ1 माइनस θ2 यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर θ1 से θ2 होने में कितना टाइम लगा, वो टाइम हो गया T। तो देखिए जो टर्म यहां पर थी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, लेकिन वो डिफरेंशियल फॉर्म में थी, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, उसको मैं इन जनरल लिख लेता हूं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखिए यहां पे हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्योंकि अब हम ना तो टेम्परेचर में बहुत छोटा चेंज कंसिडर कर रहे हैं, ना ही टाइम इंटरवल को बहुत छोटा ले रहे हैं। हम तो जनरल बोल रहे हैं कि मान लेते हैं टेम्परेचर एक रेंज में θ1 से θ2 तक फॉल हो गया और इसको फॉल होने में टाइम लगा T। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यहां पर था एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं लगानी, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, वो कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए यहां पर था बॉडी का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ साथ लगातार चेंज होता है। ये वो वाली इक्वेशन से हमने देख लिया कि जैसे जैसे बॉडी कूल डाउन हो रही होगी, इसको अगर हमने एक रिलेटिवली कोल्डर सराउंडिंग में रख दिया तो इसका टेम्परेचर लगातार कम हो रहा होगा। यानी कि जो थीटा वाली टर्म है ये वेरिएबल टर्म है जो लगातार टाइम के साथ कम हो रही है। θ0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो हमें इस वाली टर्म को यानी कि थीटा को मैनेज करना है कि इसको अब क्या लिखें। के कांस्टेंट था ही, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर अपने आप में कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये है बॉडी का टेम्परेचर। अब देखिए बॉडी के टेम्परेचर को क्या हुआ, स्टार्टिंग में था θ1 और वहां से बॉडी का टेम्परेचर फॉल होकर आ गया θ2 तक। तो हम बॉडी का टेम्परेचर क्या लिखें, क्योंकि लगातार टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, तो हम उसकी जगह करते क्या है, इनिशियल और फाइनल की एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अगर इनिशियल टेम्परेचर θ1 है, फाइनल टेम्परेचर θ2 है, तो बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2। और इसी एवरेज टेम्परेचर को हम लोग यहां पे उठा के रख देंगे, जो हमने नेक्स्ट आगे इक्वेशन देखी थी कि θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर की जगह हम इनिशियल और फाइनल की एवरेज वैल्यू यहां पर रख देते हैं माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ये तो हो ही गया। तो देखिए इसको बोला जाता है, यानी कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हमारे लिए यही फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन, जितने भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सारे इसी इक्वेशन के बेसिस पे होते हैं। एक ग्राफ और देख लेते हैं। इस ग्राफ के पैटर्न को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ। ये ग्राफ किस चीज का है, इस बॉडी को जिसका कि टेम्परेचर सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा था, हमने इसको कूल डाउन होने रख दिया। अब इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी कि जो इसका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, वो हमने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हमने इस बॉडी को रखा तो इसका और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम था, क्योंकि उसके बाद तो इसका टेम्परेचर कम होना ही है। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, यानी कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ जो उसका डिफरेंस है वो लगातार कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस लगातार कम हो रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से बोला जा सकता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कूलिंग था, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से जो रेट ऑफ कूलिंग है बॉडी की वो भी लगातार कम होती जाएगी। यानी कि जिस रेट से, यानी कि जिस पर यूनिट टाइम इंटरवल में जो बॉडी का टेम्परेचर चेंज आ रहा था वो ग्रेजुअली कम होता जाएगा। तो देखिए यही वो ग्राफ डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ही जो रेट ऑफ कूलिंग है वो भी कम होती जाएगी और इफेक्टिवली इनफाइनाइट टाइम पे जाके बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के बराबर होगा। तो ये जो ग्राफ का पैटर्न बनकर आता है ये हमारे लिए काम का होता है। इस पैटर्न को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन में हमने किया क्या, सारे टर्म्स हमें समझ में आने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लिख लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, साइन का कभी चक्कर नहीं रखेंगे, यानी कि साइन के केस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करने वाले हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम टेकन, यानी कि इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर तक आने में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ डिवाइडेड बाय उतना टेम्परेचर चेंज होने में टाइम कितना लगा।
शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के की क्या वैल्यू है ये हमारे लिए कभी मैटर नहीं करती, मल्टीप्लाइड बाय बॉडी का एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेंगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं अभी से आपको बता दूं कि वो सारे क्वेश्चन इसी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस to 40 degree Celsius in 7 minutes. Temperature of the surroundings being 10 degree Celsius. Find its temperature after 7 minutes. क्या क्या डेटा दे रखा है एक बार इसको ध्यान से कंसिडर करते हैं, कैसे उसका यूज करेंगे उसको फिर आगे देख लेंगे। पहले ही बोल दिया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हमें सही मानना है। उसके बाद बोल रखा है कि बॉडी को अगर हम कूल डाउन होने रख दें ऐसे सराउंडिंग में जिसका कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 60 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक आने में टोटल 7 मिनट्स लगते हैं। तो हमें बताना है कि अगले 7 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सीखी थी वो ये थी कि θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय टी, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम, शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट के की वैल्यू में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी कि θ1 प्लस θ2 बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसको हमने डिनोट कर रखा है θ0 से। अब देखिए इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है। दो सेट ऑफ डेटा हमारे पास है, यानी कि स्टार्टिंग का फॉल ऑफ टेम्परेचर जब पहली वाली कंडीशन में 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक आए थे, ये हो गया हमारा पहला सेट ऑफ डेटा। 60 से 40 तक आने में टोटल 7 मिनट लग रहे थे, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दे रखा है। तो इस फर्स्ट सेट ऑफ डेटा की हेल्प से सारी वैल्यूज इसमें रख के बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो पहली कंडीशन है उसकी सारी वैल्यूज उठाते हैं और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7। हमें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड उठाना है, नहीं सोचना कि ये इनिशियल है कि फाइनल, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं। तो 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 7 शुड बी इक्वल टू के एज इट इज लिखते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हमें नहीं करनी। एवरेज टेम्परेचर यानी कि 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 60 और 40 का एवरेज हो गया 50 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 10। तो ये हमारे लिए बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, दूसरा सेट ऑफ डेटा उठाते हैं। दूसरा सेट ऑफ डेटा क्या है, देखिए शुरू के 7 मिनट में टेम्परेचर 60 से 40 आ गया, हमसे पूछा हुआ है नेक्स्ट 7 मिनट्स के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं नेक्स्ट 7 मिनट्स के बाद जो टेम्परेचर हुआ वो हो गया T। तो सेकेंड सेट ऑफ डेटा क्या है, सेकेंड सेट ऑफ डेटा में टेम्परेचर फॉल हुआ 40 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस। तो सेकेंड सेट ऑफ डेटा की मैं इक्वेशन बना ही देता हूं, 40 माइनस T टाइम 7 मिनट्स क्वेश्चन में बोल रखा है, शुड बी इक्वल टू के की वैल्यू हमें कंसिडर नहीं करनी। एवरेज टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और टी का अगर एवरेज निकालना है तो वही एवरेज निकालने का तरीका 40 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अभी चल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा से पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी, सेकंड सेट ऑफ डेटा से दूसरी वाली इक्वेशन हम बना चुके हैं। काम अब हमें सिंपली ये करना है कि इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए डिवाइड करते ही क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट जिसको हम अभी तक अवॉइड करते हुए आ रहे थे वो कैंसिल हो गया, यानी कि एक्चुअल में उसको कैलकुलेट करने की जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, वो कैंसिल हो गया। θ1 θ2 गिवन थे, टी की वैल्यू 7, θ1 θ2 θ0 यहां पे सब हमने वैल्यू रख रखी है। तो इस पूरी इक्वेशन में यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो अकेला अननोन जो चल रहा है वो है टी, डिवाइड करने पे वो टी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया उसको फेयर में देख लेते हैं। और अब इनफैक्ट फेयर में जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये हो जाएगा, यानी कि जैसे मैंने आपको इक्वेशन बताई T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T शुड बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर माइनस T0। सॉल्व अब की बार इस केस में मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके बता रहा हूं।
ताकि हम एक बार को वो k की वैल्यू भी देख लें कि क्या आती है। हालांकि आप जान चुके हो, पिछले वाले हमने स्लाइड में देखा, k कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हम सिंपली इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लें तो k अपने आप में कैंसिल भी हो जाता है। बट थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से एक बार सॉल्व करते हैं। पहले सेट ऑफ डेटा को हमने इस इक्वेशन में रख दिया, तो ये बन गया था 60 - 40 डिवाइडेड बाय 7 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर आ गया 50 - 10, तो इक्वेशन बन गई 20/7 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 50 - 10। इसके बेसिस पे हम k की वैल्यू कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि आ जाती 1/14। अब करेंगे क्या, सेकेंड सेट ऑफ डेटा को फिर से इस इक्वेशन में रख देंगे और इस इक्वेशन में अब k की वैल्यू रख देनी है। तो k की वैल्यू आ गई 1/14, इसके आगे की कैलकुलेशन। तो k को वापस जो सेकेंड सेट ऑफ डेटा हमारे पास उसमें अगर रख दें तो आ जाएगा 40 - T2/7 शुड बी इक्वल टू 1/14। 1/14 मतलब k इंटू एवरेज टेम्परेचर 40 + T2/2 माइनस वो सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो हो गया 10। बस सिंपली इसको आप सॉल्व कर लें तो देखिए ये 7 से 14 ये कैंसिल होकर 2 बनेगा, 2 अंदर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम हम लेंगे तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आएंगे तो देखिए ये वाली टर्म बन जानी है 160 - 4T2 शुड बी इक्वल टू 40 + T2 - 20। ये 20 आया यहां से एलसीएम लेके। अब देखिए इसको हम फर्दर और सॉल्व कर लें तो ये बन जाता 160 - 4T2 शुड बी इक्वल टू 20 + T2। T2 वाली टर्म्स उधर भेज देते हैं, 20 उठा के इधर ले आए तो ये बन गया 5T2 शुड बी इक्वल टू 140। तो T2 की वैल्यू निकल कर आ गई 28 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो हम दोनों सेट ऑफ डेटा के लिए पहले इक्वेशन बना लें, सिंपली उसको डिवाइड कर दें। डिवाइड करने का फायदा ये होगा कि हमें k की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन ये हो गया कि हम एक इक्वेशन बनाएं, उसकी हेल्प से k की वैल्यू निकालें और k को उठा के दूसरे सेट ऑफ डेटा में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो बेटर यही है कि हम दोनों इक्वेशन बनाएं, सिंपली डिवाइड करें ताकि k की कैलकुलेशन जो है वो कम हो जाए। अदरवाइज ये पॉसिबल तरीका तो हमारे पास है ही सही। क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अ बॉडी टेक्स 10 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। इफ द रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम समझ गए, फिर दो सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं। दो सेट ऑफ डेटा क्या क्या, फर्स्ट 10 मिनट इंटरवल में टेम्परेचर फॉल होता है 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो हमसे पूछा हुआ है कि 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक आने में फर्दर और कितनी देर लगेगी। सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। दो सेट ऑफ डेटा हो गए, इस केस में टेम्परेचर 80 से 70 तक फॉल हुआ, कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा जा रहा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है, पहले सेट ऑफ डेटा वो कंप्लीट गिवन है कि 90 से 80 तक आने में टोटल 10 मिनट्स लगे। हम इसको वापस दो इक्वेशन बना के उनका रेशियो लेके सॉल्व कर देंगे। पहली वाली जो इक्वेशन बनेगी अप्रोक्सीमेट फॉर्म से ही बना रहे, तो दोनों इक्वेशन में लिख देता हूं, उसको सिंपली डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाना है। पहले केस में जो टेम्परेचर चेंज हुआ 90 से 80 तक आने में वो हुआ 10 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज होने में टाइम लगा 10 मिनट्स, शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो देखिए एवरेज टेम्परेचर वो हो गया 85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 90 + 80 170 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 85 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। मुझे उम्मीद है फर्स्ट इक्वेशन हम लोग समझ गए। चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। सेकेंड सेट ऑफ डेटा पर आते हैं। सेकेंड सेट ऑफ डेटा में टेम्परेचर 80 से 70 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि फिर से जो टेम्परेचर का चेंज आया वो 10 का ही आया, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब की बार हमें कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं टाइम इंटरवल है t, शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय, अब की बार जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 80 + 70 150 डिवाइडेड बाय 2 75 डिग्री सेल्सियस माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर तो गिवन है ही सही 25। ये हमारी सॉल्व होकर आ गई इक्वेशन नंबर 2।
तो इसको हम सिंपली आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, ये तो कैंसिल होके बन गया 1, ये वाली चीज बन गई 60, ये बन गया 50, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे ये k भी कैंसिल हो जाएगा, अकेला अननोन t चल रहा है, t की वैल्यू हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कभी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे क्वेश्चन आ जाए, हमें बिना दिमाग लगाए दो सेट ऑफ डेटा के लिए दोनों बार ये इक्वेशन बना देनी है और उनका रेशियो ले देना है। तो ये वो कैलकुलेशन भी सारी आ गई। ये पहली इक्वेशन हमने बना दी थी, 1 शुड बी इक्वल टू, यानी कि 10/10 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 85 माइनस 25। सेकेंड इक्वेशन आई थी 10/t शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 75 माइनस 25। इन दोनों को सिंपली डिवाइड करा तो t की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 12 मिनट्स। फिर से वही ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले केस में 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होने में जो टाइम लगा वो था 10 मिनट्स। एक बात हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी कि जो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है, वो कम होता जाएगा। तो दूसरे केस में देखिए, अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉल करवा रहा हूं तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फॉल के केस में आपकी बार टाइम ज्यादा लगेगा, तभी रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग को हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं टाइम इंटरवल आगे बढ़ाता चलूं और चेंज इन टेम्परेचर दोनों बार अगर हम 10 ले रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे हम इंटरवल को आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे dt की वैल्यू, यानी कि टाइम जो लगा है वो बढ़ता जाएगा, तभी रेट ऑफ कूलिंग की जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो पहले अगर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में 10 मिनट्स लगे थे, तो सेकंड वाले केस में 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होने में डेफिनेटली 10 मिनट से तो ज्यादा ही लगेंगे। तो हमने आंसर सॉल्व भी किया, तो आंसर आ रहा था 12 मिनट्स। अगर हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाएं और मैं आपसे पूछूं कि 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितनी देर लगेगी, तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं, लेकिन बिना सॉल्व किए अभी यही बता देंगे कि डेफिनेटली 12 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कंसिडर करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 80 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स and 52 degree Celsius in 10 minutes, then find the temperature of the surrounding। तो देखिए वैसा ही बिल्कुल दो सेट ऑफ डेटा दे रखे हैं। पहले वाले केस में हमने फाइनल टेम्परेचर निकाला था, दूसरे वाले केस में टाइम इंटरवल निकाला। अब वही दो सेट ऑफ डेटा की हेल्प से हमसे सराउंडिंग का टेम्परेचर पूछ रखा है। तो इक्वेशन बनानी स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। स्टार्टिंग का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस, 5 मिनट में बॉडी कूल डाउन होकर आ गई 64 डिग्री सेल्सियस पे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम। 80 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस तक आने में जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, वो चेंज इन टेम्परेचर बना 16 डिग्री सेल्सियस। मुझे उम्मीद है 16 का लॉजिक हम लोग समझ गए। चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन हो गया 5 मिनट्स, शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय। अब आते हैं एवरेज टेम्परेचर पे। तो एवरेज टेम्परेचर कैलकुलेट हो जाएगा 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 144 डिवाइडेड बाय 2, तो वो वाली चीज हो गई 72। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको अभी डिनोट कर रहा हूं सिंपली T से। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमें कोई डाउट अभी तक नहीं होना चाहिए। सेकेंड सेट ऑफ डेटा पर आते हैं। तो देखिए उसने बोल रखा है कि 5 मिनट में टेम्परेचर घट के आ जाता है 64 डिग्री सेल्सियस, और टोटल 10 मिनट में टेम्परेचर कम होके आ जाता है 52 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुरू के 5 मिनट में हम आते हैं 80 डिग्री सेल्सियस से 64 तक, और नेक्स्ट 5 मिनट में हम आते हैं 64 से लेकर 52 तक। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स इंटरवल के लिए इक्वेशन बनाते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स में जो टेम्परेचर फॉल हुआ वो हुआ 64 से 52, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 12। नेक्स्ट 5 मिनट्स यानी कि टाइम इंटरवल हो गया 5, शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वही कांस्टेंट एवरेज टेम्परेचर 64 और 52 का एवरेज लें, तो वह एवरेज अब की बार आने वाला है 58। तो 58 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम मान के चल रहे थे T। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
सिंपल सी बात है इसके आगे, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर देंगे तो k कैंसिल, डिनोमिनेटर का दोनों जगह से 5 कैंसिल, तो ये इक्वेशन बन के आ जाएगी 4/3 शुड बी इक्वल टू 72 माइनस टी डिवाइडेड बाय 58 माइनस टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक ही अननोन चल रहा है, टी की वैल्यू हमसे सॉल्व होकर आ जाती है। ठीक है, तो ये वही चीज जिसको हमने अप्लाई करके अभी आंसर बनाया, यानी कि इक्वेशन बनाई। तो दोनों सेट ऑफ डेटा में, यानी कि दोनों सेट ऑफ डेटा को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके वो टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अ कप ऑफ टी cools from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 1 minute. The ambient temperature is 30 degrees Celsius. In cooling from 60 to 50, it will take. तो देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। दोबारा 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक आने में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लगते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमसे पूछा हुआ है कि 60 से 50 तक आने में कितनी देर लगेगी। कुछ खास इसमें है नहीं, फटाफट से वो इक्वेशन बनाते हैं। इस तरीके का एग्जैक्ट सवाल हम पहले देख चुके हैं डिफरेंट डेटा के साथ। पहले सेट ऑफ डेटा के लिए इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन टेम्परेचर 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 1 मिनट। अभी आंसर सारे सेकंड्स में दे रखे हैं तो मैं इसको भी सेकंड में रखता हूं। 60 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर 80 और 60 का एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा 70 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 30। ये बन गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सेट ऑफ डेटा पर आते हैं। सेकेंड सेट ऑफ डेटा में देखिए टेम्परेचर फॉल हो रहा है 60 से 50 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 60 से 50 तक जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस 10। टाइम इंटरवल हमें कैलकुलेट करना है। टाइम इंटरवल मान लेते हैं t शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट k की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। एवरेज टेम्परेचर 60 और 50 का एवरेज हो गया 55, तो 55 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर वही 30 डिग्री सेल्सियस। ये बन जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। सिंपली डिवाइड करते हैं, k की वैल्यू कैंसिल हुई, हमें समझ आ रहा है। अब सिंपली यहां से t की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के जितने क्वेश्चन हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, हम सिर्फ एक इक्वेशन है उसको बार बार अप्लाई करते हैं। 2 सेट ऑफ डेटा हमें गिवन होंगे। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा की हेल्प से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, उसका डेटा जनरली कंप्लीट होता है। सेकेंड सेट ऑफ डेटा में एक अननोन होता है, यानी कि एक चीज हमसे पूछी जाती है, तो उस अननोन को लेते हुए हम सेकेंड सेट ऑफ डेटा से सेकेंड इक्वेशन बना देते हैं और फिर उसको डिवाइड करके जो भी अननोन है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो ये उसका वो फेयर सॉल्यूशन हो गया। आंसर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 48। तो देखिए बिल्कुल वही काम हुआ। 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 शुड बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एवरेज 70 माइनस 30, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड डेटा के लिए 60 माइनस 50 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय t शुड बी इक्वल टू k एवरेज टेम्परेचर 55 माइनस 30, ये बन गई थी इक्वेशन नंबर 2। इनको हमने डिवाइड करा तो डिवाइड करने पे t की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 48 सेकेंड। न्यूटन्स लॉ के कुछ लिमिटेशन भी होते हैं कि न्यूटन्स लॉ किन कंडीशंस में लगाया जा सकता है। तो देखिए जो पहला लिमिटेशन है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जनरली जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 35 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड नहीं करना चाहिए। हालांकि एक्सीड कर भी जाए तो भी आंसर तो आ ही जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो एक्सीड करेगा, यानी कि जितना ज़्यादा एक्सेस होता जाएगा, क्योंकि वो एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्म था, तो हमारा आंसर में जो परसेंटेज एरर है वो उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरी जो लिमिटेशन थी वो मैंने आपको अलग से लिख के बताई भी थी कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी और सराउंडिंग का, ये काफ़ी कम होना चाहिए कंपेयर टू सराउंडिंग का टेम्परेचर, लेकिन जब सारे टेम्परेचर केल्विन में मेजर हों तब। ठीक है, तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में ये वाली चीज एप्लीकेबल हो रही थी, क्योंकि जनरली जो टेम्परेचर डिफरेंस जिस रेंज में हमारा आ रहा था, हमने जब भी कुछ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें टेम्परेचर डिफरेंस यूजुअली आता था 40-50 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोला जाए तो 40-50 केल्विन के आसपास। और सराउंडिंग का टेम्परेचर जनरली हमारा रूम टेम्परेचर रहता था 300 केल्विन के आसपास। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस था वो काफी कम होता था कंपेयर टू सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये एक लिमिटेशन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा एरर हमारे आंसर में आता चलेगा।
अगली चीज जो है वो ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने के काम आ सकता है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट वाला टर्म कहां से आया। जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग हमने स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ के बाद पढ़ा था कि अल्टीमेटली जो रेट ऑफ कूलिंग है यानी कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर वो होता था सिग्मा EA बाय MS इंटू T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। यानी कि अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ऐसी ही बॉडी के लिए अप्लाई हो सकता है जिसमें कि रेडिएशन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो। अगर इसमें कंडक्शन या कन्वेक्शन आ जाए तो रेडिएशन डोमिनेंट फॉर्म ऑफ हीट लॉस नहीं रहता और उस केस में जो हमारा हीट लॉस है वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले से गवर्न ना होकर कंडक्शन या कन्वेक्शन से गवर्न होते हैं। तो देखिए सॉलिड्स में क्या होता है, रेडिएशन से ज्यादा डोमिनेट करता है कंडक्शन वाला पार्ट, गैसेस में रेडिएशन से ज्यादा डोमिनेट करता है कन्वेक्शन वाला पार्ट, लेकिन लिक्विड के केस में बोला जा सकता है कि जो रेडिएशन है वो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो सकती है सिर्फ ऐसी बॉडी के लिए जो कि ओवरऑल हीट एमिट यानी कि हीट लॉस कर रहा हो रेडिएशन के फॉर्म से। तो अगर हमें ये वाली चीज को अप्लाई करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन ये है कि स्पेसिफिक हीट सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के केस में कैलकुलेट हो पाएगी क्योंकि सॉलिड में कंडक्शन डोमिनेट करेगा, गैसेस में कन्वेक्शन डोमिनेट करेगा। और ये जो आखिरी पॉइंट है वो ये कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अल्टीमेटली डिराइव होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से। कैसे, उसकी शुरुआत यही सामने लिखी हुई है कि रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सिग्मा EA बाय MS इंटू T रेज टू द पावर 4 माइनस T0 रेज टू द पावर 4। अब देखिए ये वाला जो फॉर्म आया था ये हमने डिराइव किया था यानी कि इसको कन्वर्ट किया था स्टीफन्स लॉ से। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है स्टीफन्स लॉ को ही अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, इसमें फर्दर और कैलकुलेशन करते जाएं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तक आ जाता है। जो मेन हमें लिमिटेशन ध्यान रखनी है वो मेन लिमिटेशन ये टेम्परेचर डिफरेंस वाली होती है कि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग से जो स्पेसिफिक हीट है वो कौन से फेज की कैलकुलेट हो सकती है, तो वो हमेशा स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट होती है लिक्विड के केस में, ठीक है। और ये बात यहां से आगे प्रूव हो ही जाती है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो अल्टीमेटली आगे एक्सटेंडेड फॉर्म होता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ का। आगे कंटिन्यू करते हैं तो रेडिएशन का जो लास्ट पार्ट है उस पर आते हैं। लास्ट पार्ट हमें पढ़ना है वीन्स लॉ। अब वीन्स लॉ में क्या होता है उस पर थोड़ी सी देर में आएंगे। पहले वीन्स लॉ से हमें एक छोटी सी चीज रिकॉल करनी है, वो है प्रीवॉस थ्योरी। प्रीवॉस थ्योरी के बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हर बॉडी की टेंडेंसी होती है, यानी कि हर बॉडी जो कि 0 केल्विन से ज्यादा है वो कंटिन्यूअसली हीट रेडिएट भी कर रही होती है, यानी कि हीट एमिट भी कर रही होती है और साथ साथ हीट को अब्सॉर्ब भी कर रही होती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है हर बॉडी से जिसका कि टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। एक बात इसमें मैंने आपको और ऐड करके बताई थी कि जो भी बॉडी हीट एमिट करती है, यानी कि मान लीजिए मैं इस बॉडी को कंसिडर करूं तो ये बॉडी जो हीट एमिट कर रही है इससे हर पॉसिबल वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि हर पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होती है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सारी वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम हो। ये बात हमने पिछली बार सीखी थी, इसके बेसिस पे हमने वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वाली टर्म भी पढ़ी थी। सेम काम अब्जॉर्प्शन के केस में होता है कि ये बॉडी हर पॉसिबल वेवलेंथ की EM वेव्स को अब्सॉर्ब करेगी, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सारे वेवलेंथ के अब्जॉर्प्शन बिल्कुल बराबर हो। कुछ अब्जॉर्प्शन यानी कि कुछ वेवलेंथ के अब्जॉर्प्शन डोमिनेट करेंगे बाकियों के कंपैरिजन में। इससे रिलेटेड हमने स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्टिव पावर वाली टर्म भी पढ़ी थी, लेकिन वो टर्म हमारे ज्यादा काम की नहीं होती। इसी चीज पे थोड़ा सा और काम किया था ल्यूमर्स और प्रिंगशम नाम के साइंटिस्ट ने, और मैथमेटिकली इसको प्रूव करके बताया था प्लैंक ने। तो 2 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे, ल्यूमर्स और प्रिंगशम, और अलग एक प्लैंक। ये दोनों काम कर रहे थे प्रैक्टिकल, वो काम कर रहे थे मैथमेटिकल, यानी कि उन्होंने उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट प्रूव किया और इन साइंटिस्ट ने उनका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन प्रूव किया कि अगर कोई भी बॉडी हीट एमिट कर रही है तो उनसे कौन सी वेवलेंथ इन्वॉल्व है,
किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर वेरी करूं तो उन कंट्रीब्यूशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हम एक ग्राफ देखने वाले हैं किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एमिसिव पावर निकलती है उसका। एमिसिव पावर हमें क्लियर है कि किसी भी बॉडी से पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो एनर्जी एमिट होती है उसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर। और उसी के बेसिस पे एक टर्म हमने सीखी थी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अभी हम वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, इसलिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ वेवलेंथ, यानी कि फॉर अ गिवन वेवलेंथ रेंज। किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में मैं चला जाऊं तो उस रेंज में पर यूनिट वेवलेंथ क्या एमिसिव पावर मिलती है उसको हम बोलते थे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। डिनोट हमने उसको किया था ई लैम्डा से, और ई लैम्डा की वैल्यू हम लोग लिखते थे डीई बाय डी लैम्डा। ये होता था स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अभी इसी का काम आएगा, हमें ग्राफ बनाने वाले हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का। तो वो ग्राफ वाली चीज स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन था वो इन दो साइंटिस्ट ने दिया था, ल्यूमर्स और प्रिंगशम। ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखते हैं। देखिए यहां पे 3 कर्व दिखाई दे रहे हैं, एक टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग, एक T2 के कोरस्पॉन्डिंग, एक T3 के कोरस्पॉन्डिंग। हमें अभी सिर्फ और सिर्फ T1 वाला जो ग्राफ है ये कंसिडर करना है। ग्राफ में क्या हो रहा है उसको पहले डिटेल में समझते हैं, यानी कि कंडीशन क्या है, हमें किस चीज पे फोकस करना है, क्या सिनेरियो चल रहा है उसको समझते हैं। इसको अज्यूम करिए कि ये एक ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का मतलब हम जानते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि लोअर टेम्परेचर पे हर पॉसिबल वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेती है। अब्सॉर्ब करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इन्हीं सारी वेवलेंथ को, यानी इसी सारी एनर्जी को ये हायर टेम्परेचर पर एमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो हमने क्या किया, एक एमिशन स्पेक्ट्रम बना लिया इसका। उस एमिशन स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस वाले पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमने प्लॉट किया वेवलेंथ को कि कौन कौन सी वेवलेंथ हमें मिल रही हैं, और वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट किया उन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को, यानी कि उन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग पर यूनिट वेवलेंथ एमिसिव पावर कितनी थी। तो हम सिर्फ अभी नीचे वाला ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है T1। प्रीवॉस ने यह बोला कि इसमें से कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट हो रही होंगी, और वो जो रेडिएशन होंगी वो हर पॉसिबल वेवलेंथ की होंगी, हालांकि डिफरेंट वेवलेंथ्स का कंट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा। तो देखिए ग्राफ किस तरीके से आया। तो इन साइंटिस्ट ने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। वेवलेंथ का वेरिएशन होता है 0 से लेके इन्फानाइट। प्रीवॉस्ट के अकॉर्डिंग 0 से लेके इन्फानाइट तक हमें हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी कि हर वेवलेंथ की कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलनी चाहिए। तो देखिए इस तरीके का ग्राफ बना। वेवलेंथ 0 से स्टार्ट होती है, इन्फानाइट तक जाती है। ये ग्राफ ये डिपेक्ट कर रहा है कि हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिली होंगी, तभी उन वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हमें मिल रही है। अगर कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वेवलेंथ होती जिसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलती, तो उस वेवलेंथ के लिए बोला जा सकता था कि जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है वो 0 होती। लेकिन क्योंकि ये कंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा है, तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि हर पॉसिबल वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ईएम वेव्स निकली होंगी, और उन ईएम वेव्स की वजह से जो एनर्जी आई उसकी हेल्प से हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये बात हमें समझ आ गई। अब देखिए जो ग्राफ का पैटर्न है उस पर आते हैं। जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बढ़ती जा रही है। वो अपनी एक पर्टिकुलर पीक वैल्यू तक पहुंची और उसके आगे हमने वेवलेंथ बढ़ाई, तो अब स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की वैल्यू फिर से कम होने लग गई और वेवलेंथ इन्फानाइट के कोरस्पॉन्डिंग वो 0 को टेंड करने लगी। तो कंक्लूजन ये हुआ कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आती है जिसको अभी हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा m1 से। उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिलती है, और वो जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी यानी कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उस वेवलेंथ रेंज में, उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं ई लैम्डा m से।
यानी कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये हो गया इस ग्राफ का मतलब। तो वापस से इसको फटाफट एक बार समराइज करते हैं। हर पॉसिबल वेवलेंथ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं। कुछ वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हो सकता है। जब हमने ग्राफ बनाकर देखा तो हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलने की वजह से मुझे हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रही है। एक वेवलेंथ ऐसी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। जिस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रही है उसको मैंने डिनोट करा लैम्डा m1 से, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उसको मैंने डिनोट कर दिया ई लैम्डा m1 से। यहां तक हम समझ गए। अब देखिए इसी ग्राफ में मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं कि ये ग्राफ और क्या शो करता है। ग्राफ किस किस के बीच में है? ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा, यानी कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ। अभी जस्ट मैंने आपको एक इक्वेशन लिख के बताई थी, मैं दोबारा वो इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन ये थी कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर यानी कि ई लैम्डा शुड बी इक्वल टू डीई बाय डी लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसके बेसिस पे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे एक ही बार में। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होती है डीई बाय डी लैम्डा। डी लैम्डा को अगर हम सामने ले जाएं तो ये बन जाएगा डीई इज इक्वल टू ई लैम्डा डी लैम्डा। आपको ध्यान होगा ये इक्वेशन हमने स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिफाइन करते टाइम भी लिखी थी। इसके आगे हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया था, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई बन जाता है एमिसिव पावर। ये भी इक्वेशन हम देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा व्हेन लैम्डा वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट, वो हमें देता है एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यहां तक क्लियर? इंटीग्रेशन का हम लोग ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पहले से जानते हैं, बेसिक मैथ्स में हमने सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है एरिया अंडर ग्राफ। और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये हमें बता रहा है एरिया अंडर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का एक ग्राफ बना दूं और उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट कर लूं बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, तो उससे मुझे एमिसिव पावर की वैल्यू मिल जाती है। तो यानी कि ये जो हमने ग्राफ बनाया इस पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर इस ब्लैक बॉडी का, इसका अगर मैं पूरा एक्स एक्सिस के साथ एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट कर लूं तो मुझे इस बॉडी से निकलने वाली एमिसिव पावर की वैल्यू मिल जाएगी। कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दूं और इसके कोरस्पॉन्डिंग फिर से ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एमिसिव पावर बढ़ी है उसकी वजह से आपके बार एरिया अंडर कर्व बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने फिर वही किया, ये जो बॉडी का टेम्परेचर T1 था इसको बढ़ा के T2 कर दिया। अब T2 के कोरस्पॉन्डिंग फिर एक ग्राफ बनाते हैं। प्रीवॉस्ट ने ये बोला कोई भी टेम्परेचर हो हर पॉसिबल वेवलेंथ पे एनर्जी निकलेगी, तो हमने ग्राफ बनाया टेम्परेचर T2 पे। डेफिनेटली इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो पिछले वाले से ज्यादा होगा। रीजन हम उसका समझ गए, एरिया अंडर कर्व मतलब एमिसिव पावर, टेम्परेचर बढ़ने पे एमिसिव पावर यानी कि एरिया बढ़ जाता है। तो हमने अब की बार ग्राफ बनाया, हर पॉसिबल वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमें EM वेव्स मिलेंगी, तो हर पॉसिबल वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर तो आनी ही है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिल रही होगी, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को नाम दे देते हैं लैम्डा m2। ठीक है, ये वो वेवलेंथ है जिस केस में बॉडी का टेम्परेचर जब T2 था तो मुझे मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिल रही है। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आई है उसको डिनोट कर देते हैं ई लैम्डा m2 से। और अब जो एरिया अंडर कर्व आएगा, जो कि हम अच्छे से समझ चुके हैं कि अब की बार जो एरिया अंडर कर्व है ये वाला बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, ये मुझे दे देगा हायर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग बॉडी की एमिसिव पावर।
तो एरिया बढ़ने का हम रीजन समझ गए। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी एमिसिव पावर बढ़ती है अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। एमिसिव पावर मतलब ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ का एरिया अंडर कर्व। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एमिसिव पावर बढ़ी, एमिसिव पावर बढ़ने से एरिया बढ़ गया, क्योंकि एरिया बताता है एमिसिव पावर। अगला, अब हम खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मान लेते हैं इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने T2 से बढ़ा के फर्दर कर दिया T3। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर एमिसिव पावर बढ़ जाएगी, एमिसिव पावर फिर बढ़ गई तो दोबारा एरिया अंडर कर्व बढ़ जाएगा। तो वही काम करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर फिर बढ़ा के कर देते हैं T2 से T3 और फिर से ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिलनी ही है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ईएम वेव्स तो मिलनी है। ग्राफ बनाया, हर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग मुझे कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रही है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी आएगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिलेगी, उस वेवलेंथ को नाम दे देते हैं लैम्डा m3। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर आई उसको हमने नाम दे दिया ई लैम्डा m3। एरिया फिर से ऑब्वियस सी बात है इसका मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसका एरिया अगर हम प्लॉट कर लें तो वो एरिया ये वाला हो जाएगा, बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एमिसिव पावर बढ़ती है और उसी के कोरस्पॉन्डिंग एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी कि टेम्परेचर अगर हम एक पर्टिकुलर बॉडी का राइज करते चलें तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का रीजन कि हमें ग्राफ का एरिया बढ़ाना है। एक कंक्लूजन और है उस ग्राफ में ही, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो, पहले मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं ताकि हमें वो कंक्लूजन थोड़ा क्लियरली दिख पाए। देखिए जैसे जैसे हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमने T1 से किया टेम्परेचर T2, T2 से फिर बढ़ा के कर दिया T3। इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ा। जब बॉडी का टेम्परेचर था T1 तो वेवलेंथ थी लैम्डा m1। हमने टेम्परेचर बढ़ा के किया T2 तो वो जो वेवलेंथ जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है वो हो गई लैम्डा m2। हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया T2 से T3 तो जो वेवलेंथ हमें जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी वो बन गई लैम्डा m3। तो देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है। तो बोला जा सकता है कि टेम्परेचर और लैम्डा m में एक ऑब्वियस सा रिलेशन है, और वो ऑब्वियस सा रिलेशन ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा m की वैल्यू कम होती है। यानी कि टेम्परेचर और लैम्डा m आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप एक की वैल्यू बढ़ाइए दूसरे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। रीजन, टेम्परेचर बढ़ाने पे एमिसिव पावर बढ़ेगी, एमिसिव पावर बढ़ाने पे एरिया बढ़ेगा, क्योंकि इस ग्राफ का एरिया एमिसिव पावर होती है। अगला ऑब्जर्वेशन, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो वेवलेंथ जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पीक एनर्जी मिलती थी वो वेवलेंथ छोटी होती जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे पीक ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, साथ के साथ टुवर्ड्स लेफ्ट भी शिफ्ट होगी, क्योंकि वेवलेंथ भी लगातार कम होगी। देखिए ये हमने ग्राफ बनाया ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का, यानी कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ का। ऐसा ही एक सिमिलर ग्राफ हम और बना सकते हैं ई लैम्डा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी खुद आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू कम करूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो एक और चीज हम लोग अब गेस कर सकते हैं वो ये कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही थी तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ग्राफ वही कंसिडर करते हैं। देखिए अब की बार हमने वही ग्राफ बनाया लेकिन अब की बार फ्रीक्वेंसी के साथ। टेम्परेचर T1 के कोरस्पॉन्डिंग इस तरीके से ग्राफ बनकर आ गया था। हर पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की हमें ईएम वेव्स मिलेंगी। वो फ्रीक्वेंसी जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी हमें मिल रही है हमने उसको नाम दे दिया μ1। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर थी हमने फिर से उसको वही नाम दे दिया। अब जो ऑब्जर्वेशन है उस पर आते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे एमिसिव पावर बढ़ेगी, एमिसिव पावर बढ़ेगी यानी कि एरिया बढ़ेगा। तो देखिए वो जो कर्व था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया ताकि एरिया बढ़ जाए।
टेम्परेचर और बढ़ा दिया, यानी कि T1 से T2, अब T2 के बाद T3 भी कर दें, तो क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है तो एरिया और बढ़ेगा, तो T3 का ग्राफ और शिफ्ट हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम हो रही थी, लेकिन वेवलेंथ कम होने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें वो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी मिल रही थी, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो ये फर्स्ट वाला ग्राफ होता है, क्योंकि यहीं से जो बेसिक वीन्स लॉ है वो आता है। वो तो सिर्फ एक कंक्लूजन है कि अगर वेवलेंथ कम होती जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो इस चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ग्राफ के जो बेसिक रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लैम्डा एम है, यानी कि वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर करोगे उतना कम लैम्डा एम की वैल्यू होती जाएगी। टी को इधर भेजते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह कांस्टेंट लगाते हैं, तो इक्वेशन बन गई लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी एक कांस्टेंट होता है, इसको नाम देते हैं वीन्स कांस्टेंट। इसकी अभी वैल्यू भी देख लेंगे। अब क्योंकि लैम्डा एम इंटू टी कांस्टेंट रहता है, तो बोला जा सकता है कि लैम्डा एम वन टी वन शुड बी इक्वल टू लैम्डा एम टू टी टू शुड बी इक्वल टू लैम्डा एम थ्री टी थ्री। यानी कि अगर हम लैम्डा एम और टी का प्रोडक्ट लेने लगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। ये चीज हमने इस ग्राफ से समझ भी ली थी कि जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे ही लैम्डा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लैम्डा एम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि वो जो हमें मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिल रही थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी रेज़ टू द पावर 5 के। मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब ये वाली चीज। ये मिला था हमें ई लैम्डा एम1, ये मिला था ई लैम्डा एम2, ई लैम्डा एम3। तो ये जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ये टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्वेशन यानी कि प्रोपोर्शनलिटी बोली जा सकती है कि ई लैम्डा एम1 शुड बी प्रोपोर्शनल टू T1 रेज़ टू द पावर 5। और सिमिलरली मैं इसके लिए भी बोल सकता हूं कि ई लैम्डा एम3 विल बी प्रोपोर्शनल टू T3 रेज़ टू द पावर 5। तो ये वही वाली चीज हो गई कि ई लैम्डा एम विल बी प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू द पावर 5। ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझा दिया था कि एमिसिव पावर जो होती है, यानी कि एरिया अंडर जो कर्व होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा डी लैम्डा, यानी कि एमिसिव पावर। तो हेंस अगर मैं दोनों ग्राफ का, यानी कि एक जो हमने T1 के लिए बनाया और T2 के लिए बनाया, उन दोनों का एरिया अगर लिख के डिवाइड कर दें तो एरिया लिख के डिवाइड करने पे हो जाएगा A1 बाई A2, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू T1 बाई T2 रेज़ टू द पावर 4। ये वो ग्राफ बन गया रेफरेंस के लिए कि इस ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो एमिसिव पावर के बराबर होता है। एमिसिव पावर प्रोपोर्शनल होती है टी रेज़ टू द पावर 4 के, तो एरिया भी प्रोपोर्शनल होता है टी रेज़ टू द पावर 4 के। जो हाइट ऑफ द पीक आती है, यानी कि ई लैम्डा एम आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी रेज़ टू द पावर 5 के। और ये वही पुराना पॉइंट, एरिया बिटवीन कर्व एंड लैम्डा एक्सिस गिव्स एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। ये बस लास्ट और कंसिडर करते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको इसका जो बेसिक पॉइंट है वो पहले ही बता दिया कि ये जो लैम्डा एम और टी होता है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जो इसकी इक्वेशन आई थी वो ये आई थी कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को बोलते हैं वीन्स कॉन्स्टेंट। वीन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर केल्विन। इसके यूनिट्स हो जाएंगे मीटर केल्विन। ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती वो हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि लैम्डा इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए कि वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर केल्विन। डायमेंशंस वगैरह उसके इजीली निकाले जा सकते हैं। लैम्डा का डायमेंशन यानी कि लेंथ, टेम्परेचर हो गया केल्विन। अगर वेवलेंथ और टेम्परेचर में रिलेशन आ गया तो फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर में भी लाया जा सकता है। हम लिखते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
तो वहां से फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ जाएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू c बाय b इंटू टी, जिसमें c हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट।